अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब से जानेंगे कि पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में जो फेल होने का रुझान है ये क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या फैक्टर्स हैं। और आज हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जो पीछे 2-3 इंटरव्यूज के रिजल्ट्स आए हैं फाइनल रिकमेंडेशन के, जिसमें पीएमएस शामिल है, अकाउंटेंट में जिसमें अकाउंटेंट फूड अथॉरिटी जो है उसके अंदर जो बहुत सारी सीट्स आई थी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू में फेल करने का या फेल होने का ये जो नया ट्रेंड चल पड़ा है, इसके क्या मुमकिन रीजंस हैं और हमें किस तरह से फ्यूचर के अंदर इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया आपका भी। जी सर। अच्छा सर, पीएमएस में इस दफ़ा 250 से भी ज़्यादा लोगों को फेल किया गया है। हाँ हाँ, आप बता रहे थे 264 का फिगर जी। बता रहे थे। चले, पीएमएस में तो मुझे ये था ना कि एक बहुत बड़ा फोरम बैठता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे अपने नुमाइंदे बैठते हैं, बाहर से कोई भी नहीं आता, वो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सर लेकिन हम ना अगली डिस्कशन पे जाने से पहले ना, हम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न्यू होते हैं, तो थोड़ा सा ये गाइड करते हैं कि इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिकमेंडेशन आती है उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिकमेंडेड जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं, दूसरे होते हैं नॉट रिकमेंडेड और तीसरे होते हैं फेल। ये फेल और नॉट रिकमेंड में जो डिफरेंस है पहले आप लोगों को वो क्लियर करते हैं। सर जी, नॉट रिकमेंडेड से मुराद ये है कि वो लोग पास हैं इंटरव्यू में, ठीक है, 50 से ज़्यादा नंबर उन्होंने लिए हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल मेरिट में, क्योंकि फाइनल मेरिट में रिटर्न एकेडमिक्स अभी तक क्योंकि 2026 से ख़त्म हो जाएंगे और इंटरव्यू के 100 नंबर ऐड होते हैं। अब जो नॉट रिकमेंडेड होते हैं उनका मतलब ये है कि उनके इंटरव्यू में 50 से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं, पास हैं लेकिन सीट्स कम थी, इस वजह से वो मेरिट में नहीं आ सके। फेल से मुराद ये है कि उनके 50 से भी कम नंबर हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्या हुआ कि वो लोग जो फेल कैटेगरीज में आ जाते हैं। फेल वाले को क्या इश्यूज या क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होता है उस पर? बिल्कुल होता है। जो बंदा फेल होता है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आ सकता। ओके। जो वेटिंग लिस्ट में है, जो नॉट रिकमेंडेड है, वो वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे पीएमएस का इंटरव्यू हुआ है, मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह पब्लिक सर्विस कमीशन को एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी डालूंगा कि पर्टिकुलरली जो पीएमएस के इंटरव्यूज में जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी जो बेसिक रीजंस थी 2-3 वो ज़रूर बतानी चाहिए। तो क्या ये चीज़ उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं कि नहीं, इतने लोग फेल हुए, उसकी वजूहत ये होती है? लेकिन पीएमएस की करनी चाहिए। ओके। पीएमएस छोटा इम्तिहान नहीं है, पीएमएस सूबे का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसी। पीएमएस में जो लोग फेल हुए हैं, मेरी जाती ख्वाहिश है कि वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सामने रिटर्न डॉक्यूमेंट आना चाहिए कि मुस्तकबिल में अगर आप पीएमएस का इंटरव्यू या पीएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पर एक जो एग्जामिनर्स हैं वो परखते हैं एक कैंडिडेट को। और खासतौर पर ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो एक मैटर आया हुआ था 99.99 वाला, उसकी मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि वो डीएमसी ठीक है या नहीं है। चले हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि वो डीएमसी, आजकल डीएमसी बनाना को मसला तो नहीं है, लेकिन अगर वो ठीक है डीएमसी ठीक है तो फिर भी वजूहात होनी सामने आनी चाहिए ताकि पता चले। 800 प्लस नंबर एक बच्चा रिटर्न में ले रहा है और इंटरव्यू में वो फेल है, 100 भी नहीं ले सकता। रीजन बतानी चाहिए। बिल्कुल कि आप अपने मुस्तकबिल में अपने इंटरव्यू को इस तरह से प्रिपेयर करें। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चेंज होगी, कैंडिडेट्स उसको अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब आ जाते हैं सर कि अभी वेरी रिसेंटली एक रिजल्ट आया है अकाउंटेंट का, फूड अथॉरिटी वाला, पंजाब फूड अथॉरिटी में 20 के करीब सीट्स थी उसमें। ठीक है, 13 लोगों को रिकमेंड किया गया है, बाकी पूरी लिस्ट फेल कर दी गई है। और इसमें तकरीबन ये 100 लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए। यकीनन 100 लोग तो होंगे, 20 सीट्स जो थी, तो बाकी सारे के सारे लोग आखिर यार इस काबिल नहीं थे कि उन्हें पास किया जाए। सवाल तो बनता है, सारे फेल हो गए। अच्छा, इसमें अब 3 फैक्टर्स हैं मुमकिनात। ये तो मैंने पूछना था कि कौन कौन से फैक्टर हैं। चलें आप पूछ लें, मैं फिर आपको सर इसके कौन कौन से मेजर 3 फैक्टर्स हैं? चलिए, इसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में क्योंकि मल्टीपल हमारे एग्जामिनर्स या चेयरमैन ऑफ द इंटरव्यू जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने मेंबर्स हैं वो बैठे होते हैं, वो पैनल का हेड होता है ना, पैनल का हेड होता है। अब इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा नंबर्स का रेशो है वो उसके पास होता है। अब पहली तो रीजन ये है कि कुछ बच्चे
जब इंटरव्यू दे के आते हैं तो दूसरे बच्चे उन्हें कहते हैं आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन मेंबर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो फेल करने का ज्यादा है या कम नंबर देने का है। जैसे बात को तो अदालतों में फैसला होता है और पहले पता चल जाता है कि चलिए किस वो तरह तो का एक है। परसेप्शन है ना, जब परसेप्शन बन जाती है हाँ। सर, वो एक बड़ा इशू है। हम्म, उन मेंबर्स के बारे में ये परसेप्शन डेवलप हो चुकी है सही कैंडिडेट्स बात। में कि अगर आपका उनके पास आता है हाँ, इंटरव्यू, आप मेजर आप चांस फेल है, आप फेल हैं या आपके नंबर थोड़े आएंगे। उसमें क्या इशू होता है कि 4 पैनल्स बैठे हुए हैं पैरेलल, और एक पैनल के बच्चों को अगर कम नंबर मिलते हैं तो वो खुद ब खुद आउट हो जाते हैं, रेस से आउट हो ऑटो जाते पे। हैं। अच्छा, ये नहीं है कि उन्होंने को एक आदमी, उनके बारे में ये मशहूर है, मतलब कुछ मेंबर्स के बारे में, कि वो ओवरऑल सारे बच्चों को कम नंबर देते हैं। चले सर, फर्ज ओवरऑल भी करो देखें, ओवरऑल भी ओवरऑल तो देखें। सारे निकल गए ना लिस्ट हाँ, में से, लेकिन उस पैनल के सारे लोग तो निकल गए ना, निकल गए, जबकि हाँ। वो फायदा मिला दूसरे दूसरे वालों पैनल वालों को, जहां पर कम मतलब एग्रीगेट ज्यादा नंबर नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। एक तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कुछ ना पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर एक सीट है उसके ऊपर एक ही पैनल बैठेगा और वही सबके इंटरव्यू करेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक रीजन तो ये है कि कुछ मेंबर्स के बारे में या कुछ इंटरव्यू की जो, यानी आप ये मतलब कह रहे हैं कि उनका माइंडसेट है जो पैनल वाले होते ये हैं। मैं नहीं कह सकता, मतलब अब ये पहली रीजन है। ठीक है। अब दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन सर ये है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सीरियस लेते ही नहीं है इंटरव्यू की तैयारी को। ये वाकई ही, इस पे हमने काफी दफा इस पे बात की है कि लोग अब जो रिटर्न है उसको तो सीरियस लेते हैं, 3 महीने 2 महीने 6 महीने पे भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। हाँ जी, पढ़ते भी हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कोई ज्यादा सीरियस चीजें नहीं। मैं ऐसे 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 अपने एक क्लास फेलो को जानता हूँ जो मास्टर्स एंड एमफिल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंटरव्यू में गए हैं और इंट्रोडक्शन नहीं करवा सके अपना। ये इशू है। एक ये कैंडिडेट्स के पार्ट पर बहुत बड़ा फेलियर है कि वो इंटरव्यू को सीरियस नहीं लेते। आप 1 लाख लोगों में से टेस्ट पास करके गए हुए हैं और आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, अब तो इतनी ज्यादा चीजें सहूलियत मौजूद ये है। दूसरा फैक्टर है कि हमारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू को सिरे से सीरियस नहीं लेते, ठीक हो गया, जो कि इनके फेलियर का बाइस है। ओके। ठीक है, अब हम अगली जब वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना होगा, पूरी फुल फ्लैज। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर ये है कि अब ये जो फेल करने वाला रुझान है ये शायद ज्यादा बढ़ जाएगा। उसकी रीजन कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे, अगर 1 साल के अंदर रिक्वेजिशन दोबारा आती है तो वेटिंग वाले लोग जो होंगे उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा। हो जाता है ये ठीक है, क्योंकि उनका 365 दिन के लिए वैलिड है उनका रिजल्ट जो है, तो उसके अंदर अगर एक दिन भी बाकी होगा और नई रिक्वेजिशन चली जाएगी तो उसमें क्या होगा, पहले वाले वेटिंग वाले लोगों को फायदा हो जाएगा। सही, लेकिन अगर कोई वेटिंग में होगा तो हाँ, अब वो वेटिंग ही खत्म कर देंगे मुझे लगता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या चाहिए, मुझे लगता है कि जितने लोगों को रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है, जो लोग रिकमेंडेड होंगे बाकी फेल होंगे। मुझे लगता है कि नॉट रिकमेंडेड वाला जो सिलसिला है ये आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, एक नई रिक्वेजिशन का चलो सिलसिला चल भी पड़ेगा, हाँ जी, लेकिन हमारे उम्मीदवार इसको सीरियस भी लेंगे। आज तक एक बच्चे ने वो वाला ड्रेस नहीं पहना होता जो इंटरव्यू में पहनना चाहिए, वो उसी दिन पहन के जाता है जिस दिन उसका इंटरव्यू होता है। उसे तो पता ही नहीं है सर बात कि मैंने उठना कैसे है, बैठना कैसे है। पहली बात डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, पहली बात, या अनकंफर्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात सर, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर असाइनमेंट देते ही नहीं है जिसकी वजह से वो सामने आ सके। उनका बोलने का प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उनका जो फियर है वो खत्म नहीं होता, वो अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव नहीं करते, घर में बैठे हुए हैं, रट्टू तोते बने हुए हैं, पेपर रट लिए हैं सारे, पास कर जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मतलब वो अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपनी वीकनेसेस कि हमारी इंटरव्यू के लिए, भाई इंटरव्यू एक 100 नंबर है इंटरव्यू का, आपके रिकमेंडेशन में सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज की है, इंटरव्यू की है, तो आप उसको सीरियस नहीं लेते। तो प्लीज आप में से कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर एसटीओ का रिजल्ट ना आया
तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, ताकि आप एक दफ़ा पेपर पास करें इतनी मेहनत करके, उसी दफ़ा सिलेक्ट हो जाए। सर मेरे कुछ दोस्त ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने 25-25 दफ़ा इंटरव्यू दिए हो पीपीएससी का, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो सके। और वो मानते भी नहीं होंगे कि हम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। पता होता है उनको, हाँ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। बच्चा इतिहास से इंटरव्यू कमरे से निकलता है ना, उसे पता चल जाता है। सर कि मैंने select हुआ। मैंने 3 इंटरव्यू दिए पीपीएससी के, तीनों 17 के ना। पहले 2 पे मैं खुद पॉजिटिव या कंफर्म नहीं था कि मेरी सिलेक्शन होगी, लेकिन जब मैंने तीसरा इंटरव्यू दिया था, मैं निकला था और मैंने घर फ़ोन कर दिया था कि इंशाल्लाह मेरी इस पे सिलेक्शन हो जाएगी। यस, मैं यही कह रहा हूँ। सो ये मल्टीपल रीजंस हैं आजकल जो इंटरव्यू में लोग फेल हो रहे हैं। आप लोगों को अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि आप लोगों को पैनल क्यों नहीं रिकमेंड करता, आप लोगों के अंदर कौन कौन सी ऐसी ड्रॉबैक्स है जो आप वहाँ पर उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं और आप रिकमेंड नहीं हो पाते। अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करें, थोड़ा सा अपने आप को प्रोजेक्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल तब्दील होके जाए, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हाँ, सीएसएस का इंटरव्यू थोड़ी है। वैसे भी इंटरव्यू चाहे सीएसएस का भी हो, आप नेचुरल तरीके से जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि आप अपने आप को एटलीस्ट प्रिपेयर करके तो जाए ना। आपने कभी तैयारी नहीं की होती और आप कहते हैं जी हमारा इंटरव्यू रह गया, तो अब आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने कभी बैठे नहीं है, आपको पता नहीं है रिस्पॉन्ड कैसे करना है, सवाल सुनना कैसे है, उसका जवाब कैसे देना है, तो फिर पैनल ऐसे ही करता है आपसे कि आपका इंटरव्यू हो रहा होता है जूनियर क्लर्क का और आपसे पूछ रहा होता है कि अच्छा ये बताएं कि ये जो जरीब होती है उसके अंदर कितने फुट होते हैं, ठीक है। आपसे पूछते हैं अच्छा नहीं वो आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में खड़े हैं तो आपके राइट पे क्या होगा, आपके लेफ्ट पे क्या होगा। जब आप रेलिवेंट बातें नहीं करेंगे तो फिर तो पैनल ने आपसे इसी तरह के सवाल, फिर वो भी तो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा। सो ये चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको आप लोग अपने अंदर देखें, अपना एहतसाब करें और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। सर कुछ और पूछना चाहते हैं? चलें जी, आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।